गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कॉजेस ऑफ पॉल्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रीन हाउस प्रभाव, जिसको जिसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? तो बहुत सारी गैसेस हैं जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एक्सेट्रा। जब इन गैसेस का अमाउंट एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे कि एवरेज टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ग्रीन हाउस वास्तव में प्लांट्स का कांच का बना हुआ एक छोटा सा घर होता है जिसमें पौधों को रखा जाता है, और ये इसलिए बनाया जाता है ताकि कोल्ड के समय में, शीत के समय में पौधों को जो है अच्छा तापमान, गर्म तापमान मिल सके और वो उनकी ग्रोथ हो सके। ग्लास हाउस के जो ग्लास पैनल्स होते हैं ये सन की हीट को अंदर तो आने देते हैं लेकिन बाहर नहीं निकलने देते हैं, इसलिए जो शीत का समय होता है इसमें प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो ग्रीन हाउस में अच्छे से हो पाती है। अब हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन जल्दी से कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। सबसे पहले इंग्लिश में देखते हैं। द ट्रैपिंग ऑफ वार्मथ रेडिएटिंग फ्रॉम अर्थ इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। पृथ्वी की सतह से विकिरित हो रही गर्मी का रुकना ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। नाउ हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है ग्लोबल वार्मिंग, जिसको कि हिंदी में कहते हैं वैश्विक तपन। वैश्विक तपन क्या होता है? पृथ्वी की औसत तापमान में लगातार वृद्धि को ही ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तपन कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, लगभग 100 वर्षों में पृथ्वी की सरफेस का जो टेम्परेचर है वो 0.8 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। इस चीज़ को याद रखिएगा। और 1960 से इसमें 0.5 डिग्री सेल्सियस की ग्रोथ हुई है। ग्लोबल वार्मिंग का या वैश्विक तपन का जो मुख्य कारण है वो नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन आदि गैसों की मात्रा का बढ़ना है। नाउ अब हम बात करते हैं हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तपन का दुष्प्रभाव। बहुत सारे कारण हैं। नंबर 1, चेंजिंग वेदर। अधिकांश स्थानों में ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से गर्म दिन अधिक होंगे तथा ठंडे दिन बहुत कम होंगे। इस चीज का याद रखिएगा। मॉडर्न वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार 8 सबसे अधिक गर्म वर्षों के साथ 2000 से लेकर 2009 का जो दशक है ये सबसे अधिक गर्म रहा। दूसरा कारण जो है वो राइजिंग सी लेवल। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से समुद्र के जल स्तर का उठना जो है वो डेफिनेट है। अधिक ताप से जो ग्लेशियर्स हैं, आइस कैप्स हैं, आइस शीट्स हैं, ये पिघलती हैं जिससे समुद्र जल में वृद्धि होती है। नाउ वैश्विक वेनिस नगर को बचाने के लिए 1.2 मील लंबी समुद्री दीवार बनाई गई है। ये भी राइजिंग सी लेवल का ही एक कारण है। नाउ हम देखते हैं ओजोन एक्सोशन। पृथ्वी की सतह से अर्थ के सरफेस से 15 से 30 किलोमीटर ऊपर ओजोन गैस की एक नेचुरल लेयर पाई जाती है, और ये नेचुरल लेयर जो है वो अल्ट्रावायलेट रेज को रोकती है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण इस ओजोन लेयर में छेद हो गया है और इसके कारण पृथ्वी पर पाए जाने वाले मनुष्य और जंतुओं में बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होने लगी हैं।
नाउ इफेक्ट ऑन प्लांट्स। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से बहुत सारे प्लांट्स भी नष्ट हो गए हैं और बहुत सारी जातियां विलुप्त हो चुकी हैं। इसी तरीके से एनिमल्स के ऊपर भी ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव पड़ता है। एनिमल्स पर भी ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव देखने को मिलता है। जब ज़्यादा टेम्परेचर होता है तब बहुत सारे स्पीसीज जो है वो विलुप्त हो चुकी हैं। नाउ अब हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑन मैनकाइंड, मनुष्यों पर प्रभाव। पौधों तथा जंतुओं के बिना मनुष्य का इस ग्रह पर जीवित रह पाना असंभव है। हिमकंड इस ग्रह पर ताजे जल के संग्रहालय के रूप में कार्य करते हैं, अतः उनके पिघल जाने से पीने का पानी नहीं मिलेगा, तो ये असर जो है ह्यूमन बीइंग पर भी पड़ेगा और ह्यूमन बीइंग की लाइफ भी डिस्टर्ब होगी। ग्लोबल वार्मिंग का एक और कारण, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स का भी मुख्य कारण होता है। वर्ल्ड ग्लेशियर्स मॉनिटरिंग सर्विस के अनुसार संसार के 90% जो ग्लेशियर्स हैं वो गर्म होने के कारण पिघल चुके हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा प्रकट होती हैं, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होती हैं। ना हम जल्दी से देखते हैं कि इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, रीजंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेस, इंडस्ट्रियलाइजेशन, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एरोसोल्स एंड डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन भी ग्लोबल वार्मिंग का एक मुख्य कारण होता है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इन लार्ज अमाउंट। बहुत सारी ट्रीज जो है वो लगातार काटी जा रही हैं और जिसके कारण जो बड़े बड़े फॉरेस्ट थे वो डेजर्ट एरिया में कन्वर्ट हो चुके हैं। इसके साथ साथ जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि एक और टॉपिक है इसमें, वन संरक्षण में लोगों की भागीदारी का अध्ययन, केस स्टडी ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन इन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। नंबर 1, विश्नोई परिवार। 1731 में जोधपुर के राजा ने अपना महल बनवाने के लिए जंगल में अपने सैनिकों को भेजा कि वहां से लकड़ी काट कर लेकर आए, लेकिन उस जगह पर एक विश्नोई परिवार रहता था जो पेड़ों से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और इस परिवार में एक अमृता देवी नाम की सदस्य थी जो पेड़ों से चिपक कर खड़ी हो गई और इन्होंने कहा कि सबसे पहले आपको मुझे काटना पड़ेगा, तब आप इन पेड़ों को काट सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश सैनिकों ने, क्योंकि राजा की आज्ञा थी, सैनिकों ने इनके प्राण को नाश कर दिया और इसके बाद इनके परिवार के जो और सदस्य थे वो लोग भी पेड़ों से चिपक गए पेड़ों को बचाने के लिए, परंतु उनको भी मार दिया गया। हमारी भारत सरकार ने अमृता देवी नाम से एक अमृता देवी विश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड देना शुरू किया है। नाउ चिपको मूवमेंट 1974 में चमोली जिले में पेड़ों को गिरने से रोकने व पेड़ों की अधिक कटाई को रोकने के लिए बहुत सारी महिलाएं जो थीं वो श्री सुंदरलाल बहुगुणा की अगुवाई में पेड़ों से लिपट गईं और उनको कटने से बचाने का प्रयास किया और उन्होंने इसमें सफलता भी पाई और इसी को चिपको मूवमेंट कहा जाता है। इसके साथ साथ रिफॉरेस्टेशन, बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पर पहले पेड़ नहीं थे लेकिन बाद में लोगों के प्रयास से लोगों ने जो है अपनी मेहनत के द्वारा उन जगहों पर अधिक से अधिक पेड़ लगाए और इस तरीके से जो है ग्लोबल वार्मिंग को कुछ हद तक
कम करने की कोशिश की। तो इस प्रकार से हमारा ये अध्याय समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरे चैप्टर के विषय में देखेंगे। थैंक यू।